हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल शो। और ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट इस साल का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इनफैक्ट एक बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट सरकार ने किया एयर इंडिया का, और उसके बाद अब उम्मीद है और भी कुछ बड़े डिसइन्वेस्टमेंट्स इस साल पूरे होंगे और अगले साल। वेल, टू टॉक मोर अबाउट दिस मेरे साथ इस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी, दीपम सेक्रेटरी मिस्टर तुहीन कांता पांडे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल सर, डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर जितनी एक चिंताएं थी, लगता था कि क्या सरकार पूरा जो टारगेट है वो कर पाएगी या नहीं, सडनली जो हमने एक अपस्विंग देखा, आई एम श्योर इसके पहले काम हो रहा था बट उसके रिजल्ट्स अब आने शुरू दिख रहे हैं। एयर इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, उसके अलावा अभी हाल ही में आपने CL की अनाउंसमेंट की, वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। पेस अच्छा पकड़ लिया है सर। टारगेट है 1.75 लाख करोड़ रुपीज़, क्या अचीवेबल होगा सर इस साल के लिए? देखिए, टारगेट तो बजट के शुरू में किया जाता है, उसके बाद हमारी काफ़ी दिक्कतें आई, जैसे आपको मालूम है कोविड सेकेंड वेव और उसकी अनसर्टेनिटी। फॉर्चुनेटली उससे हम उभरे और डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस जो हैं वो रिज्यूम की जी। अभी भी कोविड का डर बना हुआ है, नए वेरिएंट्स से भी दिक्कतें आएंगी। इन सब दृष्टि से देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस चल रही थी जी, उन पे गति आए और वो हम कंक्लूड कर पाएँ। तो उस दृष्टि में मुझे लगता है कि जैसे कुछ गति हुई है और एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हमने उसमें फाइनलाइज किया, और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का कल अल्टरनेट मैकेनिज्म ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने उसकी मंजूरी दी और वो भी फाइनलाइज हुआ है। बिल्कुल। तो आशा है कि और भी जो 4-5 ट्रांजैक्शंस जो हैं इस फाइनेंशियल ईयर में हम पूरी कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप्स में सर जो बिग टिकट आइटम्स हैं, चाहे आप BPCL की बात करें, BEML की बात करें, SCI, कॉनकॉर, ये क्योंकि नाम ऑलरेडी सरकार ने दिए कि इनके ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट का काम शुरू हो गया। एक एक करके सर हम सबके बारे में एक अपडेट लेना चाहेंगे, समझना चाहेंगे एग्जैक्टली वो कौन सी स्टेजेस में और अब और कितना समय लगेगा उसको कंक्लूड होने में। तो एक एक से हम शुरुआत कर सकते हैं। मे बी लेट्स स्टार्ट विद BEML सर। देखिए, BEML में तो हमारा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज में है और फाइनेंशियल बिडिंग की स्टेज में वो आ गया है। तो इससे मुझे आशा है कि जनवरी में उसकी फाइनेंशियल बिड्स आने की हमें आशा है। ओके, तो इस साल ये कंक्लूड होगा? तो इस साल हम लोग फाइनलाइज इसको कर पाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। ये आपको ये समझना होगा कि जो भी हमारी बिडिंग्स हैं या जो भी ये थ्रू कंपेटिटिव बिडिंग प्रोसेस होता है, और इसमें हम वी कैन डू एज मच, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि जो बिडर्स आए हैं वो उसमें इंटरेस्ट लेके उसमें अच्छी बिड्स अपनी दें, ताकि रिजर्व प्राइस आप एक सेट करेंगे। रिजर्व प्राइस तो हम अलग से करते हैं आफ्टर द फाइनेंशियल बिड्स आर लॉक्ड इन। और उसका कारण इसलिए है कि मतलब जो फाइनेंशियल बिडर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बेस्ट प्राइस अपना देना चाहिए। बिल्कुल। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्लोर फॉर देम, वी वांट अ स्काई फॉर देम, यू नो, सो दैट वी गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और इसलिए उस चीज़ का कि क्या रिजर्व प्राइस आने वाला है उसका आभास किसी को भी नहीं होना चाहिए, हमारे प्रोसेस में भी नहीं होना चाहिए। इसलिए जब वो फाइनेंशियल बिड्स लॉक्ड इन हो जाती हैं उसके बाद ही हम रिजर्व प्राइस फिक्स करते हैं, जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और उस प्रोसेस के लिए हम लोग जो प्रोफेशनल वैल्यूअर्स हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यूअर्स हैं, एसेट वैल्यूअर्स हैं, यानी कि दो अलग अलग उसमें भी प्रोफेशनल्स होते हैं, ताकि एक ट्रायंगुलेशन मेथड से हमको सब एक 360 डिग्री व्यू मिले कि बिकॉज कई मेथडोलॉजीज हैं और हमारी उसमें भी हैं, तो डिफरेंट मेथडोलॉजीज से क्या प्राइसिंग आ रही है और उसके बेसिस पे एक कमेटी जो है वो निर्णय लेती है बेस्ड ऑन द प्रोफेशनल एडवाइस। श्योर, एंड आई थिंक ये आपने दिखाया है थ्रू एयर इंडिया, जिस तरह से मैकेनिज्म
वहाँ पर लिया गया वही आई थिंक यू आर अडॉप्टिंग एंड जी। दैट रियली रीच्ड अ कंक्लूजन। तो हमने देखा किस तरह काम हुआ। श्योर, तो ये तो बेमेल की बात हुई सर। SCI कॉनकॉर सर, वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी लगभग वही स्थिति है जी इसमें कि ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस बहुत एडवांस स्टेज में है जी। और वहाँ पे भी हम जनवरी में फाइनेंशियल बिडिंग लेने की स्थिति में आ गए हैं। ओके जी। तो दिस इज गोइंग हैंड इन हैंड। तो मतलब हम मान सकते हैं कि बेमेल एंड SCI तो एटलीस्ट जी। आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ कोर्स एज वी गो अलोंग, बट ये दोनों ही इस साल पूरे होने की उम्मीद है। तो ये एक क्लैरिटी हमें मिली है इन दोनों के बारे में। सर BPCL पर बड़ी लोग बात कर रहे हैं कि शायद इस साल पूरा ना हो पाए। आर देयर जेन्युइन कंसर्न सर? BPCL की क्या अपडेट है सर? देखिए BPCL अभी ड्यू डिलिजेंस स्टेज में है, तो जी। अभी हम इस स्थिति में वो ये नहीं हैं कहने के कि कब तक हम फाइनेंशियल बिड ला पाएंगे। तो जैसे हमने बताया कि जो M&A ट्रांजैक्शंस होती हैं ये थोड़ी टाइम टेकिंग होती हैं। इसमें जो भी बिडर्स हैं वो काफ़ी अनुध्यान करते हैं और यदि बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं तो ऑब्वियसली उसमें और भी ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये इसमें कंफर्ट आना ज़रूरी है मल्टीपल बिडर्स का, क्योंकि वही हमारा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है कंपैटिटिव बिडिंग। तो जब तक वो कंफर्ट नहीं आता तो हम फाइनेंशियल बिड्स को हेसन नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो तो ये 3 चीज़ों की बात हुई सर। एक आया अपना कॉनकॉर, वहाँ क्या अपडेट है सर? कॉनकॉर में स्थिति मैंने पहले भी स्पष्ट की थी कि उसमें हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम अभी ला नहीं पाए हैं और उसमें एक क्रिटिकल क्वेश्चन है कि उसमें जो उसकी लैंड लीज पॉलिसी है कॉनकॉर के लिए वो ठीक तरह से हो जाए और उसमें आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कार्य कर रही है। सर समय ज़्यादा लग गया वहाँ, तो इसलिए सवाल उठते हैं कि वाकई वहाँ पे आई थिंक लैंड लीज पॉलिसी के मतलब कोई भी चीज़ लैंड से जुड़ी होती है शायद वो थोड़ी प्रक्रिया जटिल होती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज उस पर हमारे इंफॉर्मेशन जो हमें है जी हमारी सूचना के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। ओके, तो इस साल ना हो तो स्पिल ओवर होकर अगले साल के लिए पुश होगा, लगता है सर? जी। इसके अलावा आपने अभी MTNL BSNL की प्रॉपर्टीज नहीं, इसके अलावा मैं और ये भी कहना चाहूँगा जैसे पवन हंस है। पवन हंस में भी जो क्योंकि 3 बार वो ट्रांजैक्शंस पहले रन कर चुकी है, ये 4th इटरेशन 4th अटेम्प्ट हम कर रहे हैं। तो इस बार हमें आशा है कि उसकी फाइनेंशियल बिडिंग भी दिसंबर में हो जाएगी। ओके। और सिमिलरली NINL सर? नीलाचल इस्पात की भी फाइनेंशियल बिडिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर में हो जाएगी। तो यू विल मीट इन दैट सेंस द टारगेट दैट यू हैड सेट आउट। और दूसरा हमारा जो मेन वो है LIC IPO, अरे राइट, जिसकी ओर हम कर रहे हैं और आई थिंक वो हमारा सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन है। इसी साल होएगा सर? इसी साल मतलब 21-22 के लास्ट क्वार्टर में हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। ओके ग्रेट। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिजी रखेंगी अगले कुछ महीने। वो सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन, ये सबसे बड़ा है, बिल्कुल सर। ऑफ कोर्स पूरा मार्केट भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। बड़ा IPO होगा जब आएगा। श्योर, तो ये कुछ चीज़ें हैं सर। इसके अलावा MTNL एंड BSNL की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपने एसेट मोनेटाइजेशन के फॉर्म में अनाउंस की हैं, वो उस पर कुछ सर आगे अपडेट्स है? कुछ अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली द राइट वैल्यूएशन आपको मिलनी चाहिए उनकी, तभी आप उसको आगे प्रोसीड करें। वो उस प्रोसेस में आई थिंक प्री बिड कॉन्फ्रेंस वगैरह ऑर्गेनाइज की हुई हैं MTNL BSNL ने। वो इन्वेस्टर्स रोड शोज भी कर रहे हैं। उसका जो मैकेनिज्म होगा वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होगा क्योंकि वो लैंड है। एग्जैक्टली। तो इट इज़ नॉट अ रनिंग कंपनी, इट इज़ बेसिकली अ सिंपल एसेट। तो उसके लिए एक फ्लोर प्राइस की व्यवस्था होगी, बेस प्राइस की, और उसके बाद एक टेंडर कम ऑक्शन का मॉडल अपनाया जाएगा जो कि MSTC में तैयार हो चुका है। ओके। और उसी में ही वो प्रोसेस आगे होगा। नाउ नोइंग वेरी वेल सर कि ये चीज़ें बहुत समय लेती हैं, जो अगली आइडेंटिफाइंग प्रोसेस होती है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एक पूरी आई थिंक लिस्ट बनाई है नीति आयोग ने कि कितनी सिक कंपनीज़ हैं या अच्छी कंपनीज़ हैं जिनको अब हमें फिगर आउट करना है, क्या करना है, उनका बंद करनी है, उनको बेचना है। तो जो सेकेंड सेट ऑफ कंपनीज़ की लिस्ट है, आइडेंटिफाइंग व्हाट सेक्टर्स दे विल बी इन, सर कैसे उसको अप्रोच कर रही है सरकार? अब कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगी? क्या 6-10 ज़्यादा थे, 2-2 करके करना चाहिए? बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस।
देखिए वो जो न्यू पीएससी पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के लिए जो बनी है और फरवरी 2021 में उसको नोटिफाई किया गया, बजट में उसकी अनाउंसमेंट भी हुई। उसके मुताबिक उसमें ही प्रोसीजर का भी जिक्र है, जिसमें कि एक व्यवस्था है कि नीति आयोग आइडेंटिफाई करेगा स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 4 सेक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक हैं। उन सेक्टर्स में नीति आयोग आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज उसको अनुध्यान करके रेकमेंड करेगा और एक अल्टरनेट मैकेनिज़्म वो डिसाइड करेगा कि इसमें हम इसको प्राइवेट सेक्टर में रखेंगे कि पब्लिक सेक्टर में रखेंगे, क्या ये सब्सिडराइजेशन होगा या फिर क्या क्लोजर होगा। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से आप कहें कि 60 कंपनियाँ आ गई, 70 कंपनियाँ आ गई। तो ये एक सतत प्रक्रिया होगी, ये टाइम टू टाइम जो है प्रोसेस वो चलेगा और उस पॉलिसी के मुताबिक कार्य हम करते रहेंगे। तो जिसे कहते हैं पाइपलाइन की बात है, कोई भी चीज़ मतलब कुछ करने के लिए आपको पाइपलाइन में उस हिसाब से ही करना होता है जिस हिसाब से डिमांड है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, हमारी कैपेसिटी है, हमारी ट्रांजैक्शंस ठीक तरह से मूव कर रही हैं और उस हिसाब से कंक्लूजन होता है। क्योंकि इसमें बहुत एक हमारा यही कोशिश है, प्रयत्न है कि एक निर्धारित समय सीमा पर हम ट्रांजैक्शंस को कंक्लूड करने में महारत हासिल करें। लोगों को दिख रहा है कि शायद स्ट्रॉन्ग है और मार्केट बहुत स्ट्रांगली होल्ड भी किया पिछले कुछ दिनों में। आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त प्राइमरी मार्केट्स में जो एक्शन है, जिस तरह से रिस्पांस मिल रहा है और अब आप अपने LIC IPO की भी बात जो कर रहे हैं वो आएगा, तो यू थिंक टाइमिंग इज़ गुड एंड आपको क्या कहना है मार्केट्स को लेकर, बिकॉज ऑब्वियसली दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ योर स्ट्रीम ऑफ वर्क सर। ब्रॉडली दृष्टि से भारत की इकोनॉमिक रिकवरी को देखते हुए, भारत के रिफॉर्म्स को देखते हुए, भारत में जो FDI आ रही है या और चीज़ों से कैपिटल जो आ रही है उनको देखते हुए, भारत में डोमेस्टिक कैपिटल, डोमेस्टिक लोगों को देखते हुए और एक जो जनरेशन ऑफ पॉपुलेशन है, इतने डीमैट अकाउंट हुए हैं, उनका इंटरेस्ट देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक भारत एक अट्रैक्टिव इमर्जिंग मार्केट है और कई सालों तक ये रहेगी। और मुझे लग रहा है कि इस दशक में, इस दशंधि में जो 2020 से 30 तक भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में उभरेगी। बिल्कुल सर, उम्मीद है और आशा भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर।